मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज हिंदुस्तान की उस तारीख से करूंगा कि जहां से हिंदुस्तान के अंदर हमारी तारीख की शुरुआत होती है। हिंदुस्तान के अंदर जब मुसलमानों ने कदम रखा, उस वक्त की तारीख का आप मुताला करें, उस वक्त की तारीख को आप पढ़ें कि हिंदुस्तान के अंदर किस कदर जातिवाद और किस कदर फिरकावारियत थी। लेकिन जब हिंदुस्तान के अंदर हम मुसलमानों ने कदम रखा और सिंध के इलाके से हमारे 16 साल के जवान मोहम्मद इब्ने कासिम ने अपना झंडा गाड़ा, उसी वक्त ये ऐलान कर दिया था क्या है लोगों, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है कि जो आला जात के लोग तुम्हें दबाना चाहते थे, कि जो लोग आला जात के लोग नीची जात के लोगों पर जुल्म करते थे, आज से किसी पर जुल्म नहीं होगा। आज से ये फिरकावारियत, ये जातिवाद खत्म होगा। चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी मजहब का हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो किसी जात का हो, सबको बराबरी का इंसाफ मिलेगा। और उस 16 साल नौजवान ने अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपने गुफ्तार से लोगों के दिलों को जीता और हिंदुस्तान के अंदर एक नई तारीख रकम कर दी थी। ये थी हमारी शुरुआत हिंदुस्तान के अंदर। जरा और आगे बढ़ते हैं। जब हम अपनी कायम करदा हुकूमत पर नजर दौड़ाते हैं और देखते हैं कि हमने इस हिंदुस्तान के लिए क्या किया, हिंदुस्तान की तारीख में हम मुसलमानों का क्या मर्तबा और मकाम है, जरा उसको पढ़ें, उसको सुने और उसको देखें कि जब हमने हिंदुस्तान की सरजमी पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी, उस वक्त हमने हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने के लिए सब जतन किए। हमने इस हिंदुस्तान के लिए ऐसे ऐसे कारनामे किए कि दुनिया ने हिंदुस्तान का लोहा माना और दुनिया ने इस बात को माना कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। हमने इस हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद खड़ा करके हिंदुस्तान को खूबसूरती दी और दिल्ली को हिंदुस्तान का दुल्हन बनाया। हमारी तारीख को पढ़ो, हमने हिंदुस्तान के अंदर ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारतें देखकर दुनिया के अंदर पूरी दुनिया को दिखाया कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसी इमारतें हैं कि पूरी दुनिया के लोग तुम्हारे हिंदुस्तान के अंदर इन इमारतों को देखने के लिए आते हैं। जरा और आगे बढ़ते हैं कि इस मुल्क के अंदर जब फिरकावारियत जोरों पर थी, जब इस मुल्क के अंदर अंग्रेजों ने अपना नापाक कदम रखा, अंग्रेजों ने इस मुल्क के अंदर नफरत का माहौल गर्म करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस मुल्क के अंदर नारा लगाया कि लड़ाओ और हुकूमत करो, और हिंदू और मुस्लिम भाइयों को आपस में लड़ा करके अपनी हुकूमत कायम की। उस वक्त सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा हमने दिया। जरा और आगे बढ़ो। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के अंदर हम पर जुल्म सितम ढाए, दिल्ली के चांदी चौक से लेकर लाहौर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त पर हमारी लाशें नहीं लटकी हुई थी। हमारे उलमाओं ने, हमारे पूर्वजों ने और हमारे वीर जवानों ने फांसी के फंदे पर लटक करके इस हिंदुस्तान को आजादी दिलवाई। जरा और आगे बढ़ो। जब बात करते हैं हिंदुस्तान की इकोनॉमी की, हमने हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा रोजगार दिया था कि दुनिया ने माना था कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। जरा और आगे बढ़ो। जब इस मुल्क के अंदर नफरत का जहर घोला जा रहा था, हिंदू मुस्लिम भाई आपस में लड़ रहे थे, हमारे उलमाओं ने खड़े होकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मुआहदा करके महात्मा गांधी जी को अपने साथ मिला करके हिंदू मुस्लिम एकता का नारा लगाया और हिंदू मुस्लिम भाइयों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जरा और आगे बढ़ो कि जब हिंदुस्तान के अंदर नफरत का माहौल था, खौफ और हिरासत का माहौल था,
हमारे उलमाओं ने जा करके कॉन्फ्रेंस कर करके लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ उभारा और अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक के मवालात का फतवा दिया कि अंग्रेजों के फौज में दाखिल होना हराम, अंग्रेजों से खरीद और फरोख्त करना हराम, उनकी कंपनियों में जॉब करना हराम। ये फतवे हमने दिए। आज हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगा जाता है। आज हमसे हिंदुस्तान की तारीख का सवाल पूछा जाता है। आज हमसे कहा जाता है कि तुमने हिंदुस्तान के लिए क्या किया। इस देश की मीडिया ने हमारे खिलाफ जहर बोला, हमारे खिलाफ नफरत का माहौल पैदा किया और लोगों के अंदर ये माहौल पैदा करना शुरू कर दिया कि इन्होंने इस हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं किया। जरा गौर करो हमारी तारीख पर। ये थी हमारी तारीख, ये था हमारा वजूद कि हमने हिंदुस्तान को जमीन से उठा करके आसमान पर पहुंचाया। लेकिन इतनी तमाम कुर्बानियों के बाद आज भी हम अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी हम अपने हक के लिए दर बदर के ठोकरें खा रहे हैं। इतनी तमाम कुर्बानियों के बावजूद जिस तरह हमने अंग्रेजों से अपने हक की लड़ाई लड़ी थी, आज भी हम हुकूमत से अपने हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन क्या वजह है? कभी आपने सोचा इसकी क्या वजह है? इसकी एक ही वजह है कि हमने अपने वजूद को कायम नहीं किया, हमने बड़ा कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया, हमने कोई अपनी सियासी जमात नहीं बनाई। हम हमेशा दूसरे के भरोसे पर रहे, हम हमेशा दूसरी पार्टियों के लिए काम करते रहे, हम हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहे, हम हमेशा दूसरों के चमचे बने रहे। यही नतीजा है। आज भी हम हुकूमत के हवाले से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे, पिसते रहेंगे और हमारे ऊपर जुल्म होते रहेंगे। क्या वजह है जब हमारे ऊपर जुल्म होता है? कांग्रेस को जरूरत थी एक सीट की सरकार बनाने के लिए, बसपा के पास से 6 सीटें थी। अब कांग्रेस ने मायावती जी के पैर पकड़े, उनको बहलाया फसलाया। बहन कुमारी मायावती जी ने 6 सीटें अपनी शर्तों पर दी। सिर्फ बसपा ने 6 सीटें जीतने के बाद राजस्थान की सरकार में अपनी हिस्सेदारी ली। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को अपनी सरकार बनाने के लिए सिर्फ 2 सीटों की जरूरत पड़ती है। बसपा के पास सिर्फ 2 सीटें होती हैं, लेकिन बसपा अपनी शर्तों पर कांग्रेस को 2 सीटें देती है। सिर्फ 2 सीटें जीतने के बाद राजस्थान की सरकार में अपना हिस्सा लेते हैं। अब कहां गए वो लोग जो ये सवाल कर रहे हैं कि तुम 2-4 सीटें जीतकर क्या कर लोगे? मैं उनको बताना चाहता हूं, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी एक भी सीट नहीं है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर तुम्हारे हुकूक की लड़ाई लड़ी है। जिस तरह हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर 10-15 सीटें निकल आई, हम हुकूमत में हिस्सेदार बनेंगे। जिस तरह तेलंगाना में हमने हुकूमत में हिस्सेदारी करके अपने जवानों को मुसलमानों के लिए 12 आरक्षण को कराया है, इसे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमारी 10 से 15 सीटें निकल आई तो हम इन सीटों के जरिए हुकूमत में हिस्सेदार भी बनेंगे और अपने वजूद की लड़ाई भी लड़ेंगे और अपने हुकूक की लड़ाई भी